Good morning, students. Welcome to this online lecture of secretarial practice. If you remember, we had started with chapter number 2 and that is joint stock company. बट उस चैप्टर पर आने से पहले सबसे पहले तो मैं आपको आज विश करता हूँ नवरात्रि के लिए। नवरात्रि आज से स्टार्ट हो रही है, तो आप सबको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको गुड विशेस है। ध्यान रखें कि नवरात्रि के एक्साइटमेंट में बाहर खेलने जाने का रिस्क ज़्यादा है। स्टेट गवर्नमेंट ने एडवाइजरी जारी किया है कि भीड़भाड़ वाले इलाके में ना जाए, नहीं तो कोरोना होने का डर रहता है। सो यू हैव टू टेक केयर अबाउट दैट, बी वेरी केयरफुल। घर के बाहर तभी जाएं जब एकदम एक्सट्रीमली जरूरी हो, वरना ना जाएं। अब हम आते हैं हमारे चैप्टर नंबर 2 पे, दैट इज जॉइंट स्टॉक कंपनी। उस चैप्टर नंबर 2 जॉइंट स्टॉक कंपनी में सबसे पहले तो आपको याद करा दूं, ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है ऑन पेज नंबर 16। इस पेज नंबर 16 में मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवाया। इंट्रोडक्शन करवाने के बाद लास्ट लेक्चर में ही हम लोगों ने इवोल्यूशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर चर्चा करी थी। मैंने आपसे कहा था कि टेक्निकली ये आपके सिलेबस में से हटा दिया गया है, लेकिन हम जॉइंट स्टॉक कंपनी तब तक नहीं डिस्कस कर पाएंगे जब तक कि हम इस इवोल्यूशन यानी कि क्रमिक विकास के बारे में नहीं जान लेते हैं। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सबसे पहले हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन, जिसमें मैंने आपको इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बारे में बताया था कि किस तरह से ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई। जो डोमेस्टिक स्मॉल स्केल प्रोडक्शन था वो लार्ज स्केल फैक्ट्री सिस्टम में कन्वर्ट हो गया। किस तरह से हम दूर दूर तक इंटरनेशनल लेवल तक लार्ज स्केल में गुड्स बना करके बेचने लगे, ये सारी चर्चा हमने करी थी। और फिर एवोल्यूशन में मैंने आपसे कहा था कि शुरुआत में छोटे पैमाने पर जब बिजनेस करते थे तो सोल ट्रेडिंग या सोल प्रोप्राइटरशिप, उसके बाद में पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के बाद में जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, और फाइनली जॉइंट हिंदू के बाद में कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी। कि भाई तीन ऑर्गेनाइजेशन मॉडर्न बिजनेस की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पा रहे थे। सोल ट्रेडिंग है, पार्टनरशिप है या जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है, इनका कैपिटल रेजिंग पावर कम होता है, ज्यादा कैपिटल ये लोग कलेक्ट नहीं कर पाते हैं, अच्छा मैनेजमेंट नहीं दे पाते हैं, और इस वजह से मॉडर्न बिजनेस की रिक्वायरमेंट पर ये खरे नहीं उतरते हैं, पूरा नहीं कर पाते हैं। तो हमने इंट्रोड्यूस किया कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड जॉइंट स्टॉक। कोऑपरेटिव सोसाइटी हम चैप्टर नंबर 1 में भी डिस्कस कर चुके हैं, और प्लस यहाँ पे भी मैंने आपको बता दिया था कि एक सेवा संस्था के रूप में काम करती है। स्टार्ट करने के लिए मिनिमम 10 पर्सन्स की आवश्यकता होती है, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। मैनेजिंग कमेटी कोऑपरेटिव सोसाइटी के कामकाज को संभालती है। अब आते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी के मीनिंग पर। तो सेकंड मैंने आपको क्या कराया था, इवोल्यूशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। ये आपके सिलेबस में से ओमिटेड है, लेकिन जब तक हम इसके बारे में जानेंगे नहीं तब तक हम जॉइंट स्टॉक कंपनी को अच्छी तरीके से नहीं समझ पाएंगे, इसलिए मैंने करवाया था। अब आते हैं हम मेन बात पर, दैट इज पॉइंट नंबर 3 एंड दैट इज मीनिंग ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। कमिंग ऑन टू मीनिंग ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब ये मीनिंग ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी मैं चाहता हूं कि आप इसे मेरे साथ साथ में नोटबुक के अंदर लिख के लेंगे। इस मीनिंग को अच्छी तरीके से समझ लीजिए, क्योंकि आने वाले 5 वर्षों तक ये जॉइंट स्टॉक कंपनी किसी न किसी रूप से आपके सिलेबस में आती रहेगी। बुक कीपिंग एंड अकाउंट्स के अंदर में भी कंपनी के फाइनल अकाउंट्स हैं, यहाँ पर भी है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स के अंदर भी 12th स्टैंडर्ड में आपको जॉइंट स्टॉक कंपनी आएगा।
तो अच्छे से समझ करके ले ले, इसको जरा सा आप नोट डाउन करके ले लेंगे। मैं जो कुछ भी बोर्ड के ऊपर लिख रहा हूं आप उसे कॉपी डाउन कर लेंगे। मैं आराम से धीरे धीरे जाऊंगा आज के लेक्चर में, क्योंकि आपका समझना बहुत जरूरी है कि ये जॉइंट स्टॉक कंपनी आखिर में होती क्या है। सबसे पहली बात, जॉइंट स्टॉक कंपनी एक लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। आपने रिलायंस का नाम सुना होगा, टाटा कंपनी का नाम सुना होगा, नमक बनाती है, गाड़ी बनाती है, टाटा कंपनी स्टील बनाती है, टाटा कंपनी का कॉफी भी आता है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के अंदर वे लोग आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की सर्विसेज भी देते हैं। टाटा टाइटन के नाम से घड़ी भी बनाती है, टाटा तनिष्क के नाम से ज्वेलरी भी बनाती है। तो कंपनी क्या है? एक लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, और इस लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को हम किसी भी काम के लिए शुरू कर सकते हैं। तो स्लोली सबसे पहले मेरे साथ साथ में लिखते जाएंगे, मैं समझाते जाऊंगा और एक एक पॉइंट लिखते जाऊंगा, आप भी मेरे साथ साथ लिखते जाएंगे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं जेएसको। इधर लिख दिया है जेएसको। जेएसको का मतलब है जॉइंट स्टॉक कंपनी। क्या है ये जॉइंट स्टॉक कंपनी? लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। इट इज ए लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, और इस लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को आप किसी भी काम के लिए शुरू कर सकते हैं। आप इसे मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन के लिए स्टार्ट कर सकते हैं, आप इसको डिस्ट्रीब्यूशन के लिए स्टार्ट कर सकते हैं, आप इसको सर्विसेज के लिए भी स्टार्ट कर सकते हैं। सो जॉइंट स्टॉक कंपनी को शुरू किया जा सकता है, स्टार्टेड फॉर एनी एक्टिविटी। किसी भी एक्टिविटी के लिए शुरू किया जा सकता है। सर किसी भी एक्टिविटी में प्रोडक्शन के लिए स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब प्रोडक्शन में बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दे दूं, टाटा स्टील। टाटा नमक है, टाटा स्टील है, टाटा कॉफी है, ये लोग क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, प्रोडक्शन। आप कंपनी को स्टार्ट कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पास एग्जाम्पल है डीमार्ट, नाम सुना होगा। डीमार्ट बेचने का या डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है। टाटा कंपनी का स्टार बाजार है, रिलायंस रिटेल है रिलायंस कंपनी का। इसी तरीके से स्टार बाजार का और बिग बाजार का नाम सुना होगा। ऑल दीज कंपनीज है, ये सब, ये डीमार्ट है, रिलायंस रिटेल है या टाटा का स्टार बाजार है, ये सब कंपनियां हैं जिनको डिस्ट्रीब्यूशन के लिए शुरू किया गया। आप कंपनी को स्टार्ट कर सकते हैं सर्विसेज के लिए, सर्विस देने के लिए शुरू किया जा सकता है। सर्विसेज में बैंकिंग की सर्विसेज के लिए एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये भी एक कंपनी है। इंश्योरेंस की सर्विसेज के लिए एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ये भी एक कंपनी है। तो कंपनी एक लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम किसी भी काम के लिए शुरू कर सकते हैं, चाहे वो प्रोडक्शन हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे वो सर्विसेज हो। जॉइंट स्टॉक कंपनी को यदि आप शुरू करना चाहते हैं
तो जॉइंट स्टॉक कंपनी को शुरू करने के लिए उसका रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। कौन कहता है ऐसा? सर, कानून में लिखा है, इंडियन कंपनीज एक्ट। सरकार ने विशेष कानून बनाया है कंपनी के कामकाज को कंट्रोल और मॉनिटर करने के लिए। तो अगली पॉइंट में लिखेंगे, गवर्नमेंट हैज फ्रेम्ड इंडियन कंपनीज एक्ट 1956। कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी के कामकाज को कंट्रोल करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए सरकार ने यह विशेष कानून बनाया। बदलते हुए समय के हिसाब से इसमें बदलाव भी किए गए। लेटेस्ट में यह कानून में बदलाव या अमेंडमेंट कब हुआ? 2013 में। इसलिए इस कानून को हम कंपनीज एक्ट 2013 भी कहते हैं। ये एक विशेष कानून है जो सरकार ने जॉइंट स्टॉक कंपनी की एक्टिविटीज के लिए बनाया है। इस कानून में लिखा हुआ है कि जब कभी भी कोई भी कंपनी को शुरू करना है, रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। एज पर द एक्ट, registration of joint stock company is compulsory। अगर मुझे कोई कंपनी स्टार्ट करनी है टाटा की तरह, रिलायंस की तरह, तो उस कंपनी को शुरू करने के लिए मुझे रजिस्ट्रार के पास जाना होगा। भारत सरकार ने हर राज्य में एक रजिस्ट्रार को अपॉइंट करके रखा हुआ है। उस रजिस्ट्रार के पास जाके मैं कंपनी को रजिस्ट्रेशन करवाऊंगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करवाऊंगा तो ही मैं कंपनी को स्टार्ट कर सकता हूं, नहीं तो नहीं कर सकता। सो रजिस्ट्रेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज कंपल्सरी। क्योंकि जॉइंट स्टॉक कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाया है, इसलिए हम जॉइंट स्टॉक कंपनी को इनकॉर्पोरेटेड या रजिस्टर्ड बॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं? इनकॉर्पोरेटेड या रजिस्टर्ड बॉडी। सो जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड। इनकॉर्पोरेटेड का मतलब होता है रजिस्टर्ड। सो ये क्या है? इनकॉर्पोरेटेड या रजिस्टर्ड बॉडी है, एक ऐसी संस्था जिसका रजिस्ट्रेशन करवाया गया है। इट इज एन इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड बॉडी। जब मैं कंपनी को शुरू करने के लिए उसका रजिस्ट्रेशन करवाता हूं, तब मेरी कंपनी अस्तित्व में आती है, तब मेरी कंपनी एग्जिस्टेंस में आती है, तब मेरी कंपनी का जन्म होता है एक व्यक्ति के रूप में। कानून कंपनी को एक व्यक्ति मानता है, एक पर्सन मानता है। यानी कि रिलायंस कंपनी एक पर्सन है, टाटा कंपनी भी एक पर्सन है, मारुति कंपनी भी एक पर्सन है। कानून की नजर में कंपनी एक व्यक्ति है, लेकिन ये व्यक्ति रियल नहीं है। आप और मैं रियल है क्योंकि हमारा शरीर है, हमारा शारीरिक अस्तित्व है। कंपनी का कोई शरीर नहीं है। तूने क्या कहा? टाटा कंपनी को देखा है क्या? टाटा कंपनी के क्या हाथ पैर है क्या? नहीं। टाटा कंपनी का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस यानी कि शारीरिक अस्तित्व नहीं है, मगर फिर भी कानून टाटा कंपनी को एक व्यक्ति मानता है। एक ऐसा व्यक्ति
जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है मगर लीगल एग्जिस्टेंस है, यानी कि उसका कानूनी अस्तित्व, कानून मानता है कि कंपनी व्यक्ति है। इसलिए कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल वो होता है जो रियल नहीं है, यानी कि कंपनी एक अनरियल आर्टिफिशियल पर्सन है। और इस पर्सन को किसने जन्म दिया? इस पर्सन को जन्म दिया इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 या 2013 ने, क्योंकि कंपनी का रजिस्ट्रेशन मैं इस कानून के मुताबिक कराता हूं, इसलिए कंपनी का जन्म इस कानून के मुताबिक होता है। इंडियन कंपनीज एक्ट इज द माई बाप ऑफ ऑल कंपनीज। भारत में जितनी भी कंपनीज है सब इस कानून के तहत रजिस्टर्ड है, यानी कि सभी कंपनी को जन्म किसने दिया? इंडियन कंपनीज एक्ट ने दिया। सबका माई बाप कौन है? इंडियन कंपनीज एक्ट। मगर ये व्यक्ति या पर्सन रियल नहीं है। जब रजिस्ट्रेशन करवाता हूं तो कंपनी का जन्म होता है, कंपनी एग्जिस्टेंस में आती है। यानी व्हेन ए कंपनी is registered, it comes into existence। existence का मतलब है अस्तित्व में। कंपनी अस्तित्व में आती है, जब उसको रजिस्टर किया जाता है तभी कंपनी अस्तित्व में आती है, और अस्तित्व में आकर के वो बन जाती है आर्टिफिशियल पर्सन, जिसको किसने क्रिएट किया? लॉ ने। कौन सा लॉ है? इंडियन कंपनीज एक्ट 1956। तो कंपनी बेसिकली क्या है? कंपनी है आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन यानी कि नॉट रियल। कानून मानता है कंपनी एक व्यक्ति है, लेकिन इस व्यक्ति का शारीरिक अस्तित्व नहीं है, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। ये हाथ पैर वाला नहीं है, शरीर नहीं है, आर्टिफिशियल है, इसका लीगल एग्जिस्टेंस है। और इस आर्टिफिशियल पर्सन को किसने पैदा किया? किसने क्रिएट किया? इंडियन कंपनीज है। सो इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। कंपनी क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन, कृत्रिम व्यक्ति। एक ऐसा व्यक्ति जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है, जिसका शारीरिक अस्तित्व नहीं है मगर है कानूनी अस्तित्व है। मिस्टर इंडिया की तरह है, जो है भी और नहीं भी, दिखाई देता भी है नहीं भी देता है। यानी कि ये कंपनी है मगर रियल में नहीं है, आर्टिफिशियल पर्सन है। और इस आर्टिफिशियल पर्सन को किसने क्रिएट किया? किसने पैदा किया? लॉ। उस लॉ का क्या नाम है? इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 या 2013। फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, लीगल एग्जिस्टेंस है। अब जाहिर बात है कि कंपनी जो कुछ भी एक रियल पर्सन कर सकता है ना, वो सब कुछ कंपनी कर सकती है। एक रियल पर्सन के नाते मैं बिजनेस कर सकता हूं। रिलायंस कंपनी, टाटा कंपनी भी तो बिजनेस करती है, आर्टिफिशियल पर्सन है लेकिन बिजनेस करती है। एक रियल पर्सन होने के नाते मैं जमीन खरीदता हूं, प्रॉपर्टी खरीदता हूं, कंपनी भी खरीदती है। कंपनी अपने नाम से जमीन खरीदती है, कंपनी प्रॉपर्टी, कंपनी बिजनेस कंडक्ट करती है, कंपनी डील्स, एग्रीमेंट्स करती है। सर लेकिन डील करने के लिए, एग्रीमेंट करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए साइन तो करना पड़ेगा। कंपनी कैसे साइन करेगी? वो तो आर्टिफिशियल पर्सन है, शरीर ही नहीं है, कंपनी के तो हाथ भी नहीं है, साइन कैसे करेगी? रियल पर्सन जब कोई बिजनेस करता है, कोई डील करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो वो खुद अपने हाथों से साइन कर सकता है। कंपनी रियल पर्सन नहीं है तो कंपनी कैसे साइन करेगी? तो हर कंपनी के पास एक कॉमन सील होता है। कॉमन सील का मतलब है गोल्ड स्टैम्प।
जिस किसी भी डॉक्यूमेंट पर कंपनी के सिग्नेचर की आवश्यकता होगी वहां पर ये गोल्ड स्टैंप लगा दिया जाएगा, दैट इज द सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। सो नेक्स्ट पॉइंट, अभी थोड़ा सा इसको इरेज करके हम लोग ऊपर लिखते हैं, ठीक है। सो अगले पॉइंट में आप लोग लिखें, एक कंपनी हैज कॉमन सील। कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, आर्टिफिशियल होने की वजह से कंपनी के हाथ नहीं है, कंपनी साइन नहीं कर सकती, और इसी वजह से हर कंपनी के पास एक कॉमन सील होता है। ये कॉमन सील क्या है? ये स्टैंप है, सिक्का, मराठी में उसको बोलते हैं सिक्का। जिस किसी भी डॉक्यूमेंट पर, जिस किसी भी कॉन्ट्रैक्ट पर, एग्रीमेंट पर कंपनी के सिग्नेचर की आवश्यकता होगी वहां पर ये सिक्का लगा दिया जाएगा, एंड दिस इज द सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। सो ये कॉमन सील या स्टैंप क्या है? ये कॉमन सील या स्टैंप जो है, इट इज द सिग्नेचर ऑफ द कंपनी, ठीक है। अब जाहिर बात है ये जॉइंट स्टॉक कंपनी लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, तो इस लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए लार्ज कैपिटल की आवश्यकता होती है। करोड़ों रुपए का कैपिटल लगता है, और इस करोड़ों रुपए के कैपिटल को एक या दो लोग नहीं दे पाते हैं, तो कंपनी क्या करती है? इस लार्ज कैपिटल को, देख छोटा मोटा फ्रूट रहेगा ना, मैं पूरा खा लेगा। कलिंगर क्या मैं पूरा खा सकता हूं? नहीं खा सकता। तो कलिंगर खाने के लिए मैं क्या करता हूं? उसके स्लाइस कर देता हूं। सिमिलरली कंपनी का लार्ज कैपिटल कलेक्ट करने के लिए कंपनी अपने कैपिटल को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देती है, जिसको हम शेयर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? शेयर्स। सो लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते कंपनी का लार्ज कैपिटल है। इस लार्ज कैपिटल को छोटे छोटे टुकड़ों में या हिस्सों में बांट दिया जाता है, जिनको हम शेयर्स कहते हैं। कंपनी ये शेयर्स पब्लिक को बेचती है, पब्लिक इन शेयर्स को खरीद करके कंपनी को जो पैसा देती है वो बन जाता है कंपनी का कैपिटल। अब जो लोग शेयर्स खरीद के कंपनी को पैसा देते हैं या कैपिटल देते हैं, दे आर द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। स्लोली जाना, नहीं तो तू कंफ्यूज हो जाएगा। लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, तो लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते कंपनी का लार्ज कैपिटल है। क्या है? लार्ज कैपिटल। ये लार्ज कैपिटल एक दो लोग या चंद लोग नहीं दे सकते, इसलिए कंपनी इस लार्ज कैपिटल को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देती है। सो दिस लार्ज कैपिटल इज डिवाइडेड into small parts। तेरा पिज्जा है ना, तू पूरा खा सकता है क्या? नहीं ना, तो क्या करते? पिज्जा का स्लाइस कर देते हैं, कलिंगर का स्लाइस कर देते हैं। वैसे ही मेरी कंपनी का भी कैपिटल मान ले 100 करोड़ है। अब 100 करोड़ एक दो लोग नहीं दे पाएंगे, चंद लोग नहीं दे पाएंगे, तो कंपनी ने क्या किया? इस 100 करोड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। ये जो टुकड़े होते हैं इनको हम शेयर्स कहते हैं। कंपनी ने क्या किया? 100 करोड़ के कैपिटल को 10 करोड़ हिस्सों में बांट दिया। ध्यान से सुन, दिमाग लगेगा। 100 करोड़ के कैपिटल को 10 करोड़ हिस्सों में, यानी कि 10 करोड़ शेयर्स में बांट दिया। हर एक शेयर की कीमत होगी 10 रुपया। कंपनी ये 10-10 रुपये वाले शेयर, कितने? 10 करोड़ शेयर पब्लिक को बेचेगी। पब्लिक इन्हें खरीद करके, कोई 100 शेयर खरीदेगा, कोई 50 शेयर खरीदेगा, कोई 1000 शेयर खरीदेगा, कोई 500 शेयर खरीदेगा, और वे लोग कंपनी को पैसा देंगे, जो बन जाएगा कैपिटल ऑफ द कंपनी।
अब यह शेयर खरीद के जो लोग पैसा देते हैं, दे आर नोन एज द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी. सो लार्ज कैपिटल है डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स known as shares. कंपनी का लार्ज कैपिटल है जो छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइडेड है. इन छोटे छोटे हिस्सों को हम शेयर्स कहते हैं. 100 करोड़ का कैपिटल है, मैं जो कंपनी स्टार्ट कर रहा हूं, कंपनी ने उसको 10 करोड़ टुकड़ों में यानी कि 10 करोड़ शेयर्स में डिवाइड कर दिया. हर शेयर की कीमत 10 रुपया है. ये 10-10 रुपए वाले शेयर मेरी कंपनी पब्लिक को बेचेगी, पब्लिक इन्हें खरीद के पैसा देगी, उससे कंपनी का कैपिटल बनेगा और इसी कैपिटल से कंपनी अपना बिजनेस कंडक्ट करेगी. ठीक है. सी पब्लिक, नेक्स्ट पॉइंट के अंदर लिखेंगे पब्लिक परचेज these shares and provide capital to the company. शेयर्स खरीद के वे लोग कंपनी को कैपिटल प्रोवाइड करते हैं. अब जो लोग ये शेयर खरीद के कंपनी को पैसा देते हैं उन्हें हम शेयर होल्डर कहते हैं. अगली पॉइंट में लिख दोज हु परचेज शेयर्स एंड प्रोवाइड कैपिटल आर नोन एज शेयर होल्डर्स. तो मैंने कंपनी शुरू करी, 100 करोड़ के कैपिटल को 10 करोड़ शेयर्स में डिवाइड किया, 10-10 रुपए वाले ये 10 करोड़ शेयर्स बेचे. पब्लिक इन शेयर्स को खरीद के मेरी कंपनी को ये पैसा देगी. अब जिन लोगों ने मेरी कंपनी में शेयर खरीदा वे लोग कौन है? शेयर होल्डर हैं. शेयर होल्डर की हैसियत क्या है? सर उसने शेयर खरीद के कैपिटल दिया है और कैपिटल देने वाला ओनर होता है बिजनेस का. कौन होता है? ओनर. जिसने भी बिजनेस में कैपिटल दिया वो कौन? ओनर ऑफ द बिजनेस. तो शेयर होल्डर्स कौन है? दे आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी. ये लोग कौन है? ओनर्स ऑफ द कंपनी है. अब इनका नाम कंपनी के मेंबर्स रजिस्टर में लिखा जाता है और इसलिए जो भी कंपनी में शेयर खरीदेगा उसका नाम मेंबर्स रजिस्टर. जैसे जो भी कॉलेज में एडमिशन लेगा उसका कॉलेज के रजिस्टर में नाम आता है, इसी तरीके से जो भी कंपनी में शेयर खरीदेगा उसका कंपनी के मेंबर्स रजिस्टर में नाम आता है और इसलिए शेयर होल्डर को हम मेंबर भी कहते हैं. क्या कहते हैं? मेंबर. सो दे आर द ओनर्स और द मेंबर्स ऑफ द कंपनी. ठीक है. आज के लिए हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे. बराबर है. जो कुछ भी अंडरलाइन करते जा रहा हूं उससे आपके मीनिंग के साथ साथ में फीचर्स का भी काम हो जाएगा. सो नेक्स्ट लेक्चर मेरे हिसाब से मीनिंग एंड फीचर्स कंप्लीट हो जाएंगे. तब तक के लिए आप घर पर रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे. थैंक यू वेरी मच.